बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इससे पहले हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न पारस्परिक संबंधों को आलेखों की सहायता से आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। इन आलेखों को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर का चित्रण कर सकता है। यानी कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है, अगर हमें पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में जानना है तो उससे पहले हमें पारिस्थितिकी के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने पारिस्थितिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अब उस पारिस्थितिक तंत्र में हमने उत्पादक, उपभोक्ता और उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब के बारे में, अपघटक, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब पढ़ा। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड है वो हमारा पारिस्थितिकी से ही जुड़ा हुआ है। अगर हमें ये पता है कि उत्पादक क्या हैं, अगर हमें पता है कि उपभोक्ता में भी प्राथमिक, द्वितीयक और आगे टर्सरी या आगे जितने भी उपभोक्ता आते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी, उनके बारे में अगर हमें पता है तो हम पारिस्थितिक पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड एक आलेखों के रूप में चित्रण है जिसे बनाया जाता है, और इसका चित्रण हम जीवों की संख्या के आधार पर, ऊर्जा की मात्रा के आधार पर और जीव भार के आधार पर कर सकते हैं। इन पिरामिडों के बारे में जो आलेख दिए गए, सर्वप्रथम जो आलेखी निरूपण किया गया वो एल्टन ने 1927 में किया था। इन आलेखों में सबसे नीचे का जो पोषी स्तर उत्पादक तथा सबसे ऊपर का जो पोषी स्तर मांसाहारी होता है। यानी जो सबसे नीचे जो पोषण स्तर बनता है हमारा, उसमें उत्पादक, और उससे ऊपर जो स्तर बनते हैं वो हमारे उपभोक्ताओं के होते हैं, और उपभोक्ताओं में मांसाहारी सर्वोपरि होता है। मांसाहारी के बाद सर्वाहारी। अब इसमें जो हमारे मुख्य पिरामिड हैं, जिसमें पहला पिरामिड हमने दिया संख्याओं का पिरामिड यानी पिरामिड्स ऑफ नंबर। यह पिरामिड विभिन्न पोषी स्तरों पर मिलने वाले जीवों की आपेक्षिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। अगर हमें किसी पिरामिड को बनाना है संख्याओं के आधार पे, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो पिरामिड है उसमें जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं उनकी संख्याएं कैसी हैं। यानी संख्याओं के आधार पर ही इसमें पिरामिड बनाया जाता है। जैसे घास तथा तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। कुछ पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की जो संख्या है वो सबसे कम, और प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि शाकाहारी पक्षी, गिलहरी आदि की संख्या सबसे अधिक। शाकाहारियों पर निर्भर द्वितीयक उपभोक्ताओं की प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया है संख्याओं के पिरामिड के आधार पर। ये पहला पिरामिड है हमारा वृक्ष का पिरामिड। हम देखते हैं कि संख्याओं के आधार पर जो वृक्ष का पिरामिड है वो उल्टा बना है। क्यों बना है? क्योंकि हमारे पास एक पेड़ है, उस एक पेड़ में एक से अधिक चिड़ियाएँ बैठी होती हैं, और उन चिड़ियाओं में जो एक से अधिक चिड़ियाएँ हैं, उन चिड़ियाओं में पाए जाने वाले जो टिक्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, उनकी संख्या इन चिड़ियाओं से ज़्यादा होती है। अब उसके बाद जो ये टिक्स हो गए, इसमें भी हाइपर पैरासाइट्स होते हैं, उनकी संख्या इनसे भी अधिक होती है। तो हमने जब ये चित्रण किया तो इसमें हमने देखा कि सबसे कम संख्या किसकी थी? वृक्ष की संख्या थी। फिर वृक्ष के बाद संख्या किसकी अधिक हुई? चिड़ियाओं की, यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं। चिड़ियाओं के बाद जो संख्या है वो किसकी अधिक हुई? पैरासाइट्स की। और पैरासाइट्स के बाद किसकी संख्याएं अधिक हुई? हाइपर पैरासाइट्स की। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पिरामिड बना हमारा ये कैसा बना? उल्टा। अब इसी में हमने दूसरा पिरामिड देखा जो कि है सीधा। ये पिरामिड है घास के मैदान का। हमें पता है कि हमारा खेत है, एक बहुत बड़ा खेत है, जिसमें हमने पूरे खेत में क्या बोया हुआ है? घास बो रखी है। अब इस घास में जो है टिड्डियों की संख्या, ये कोई भी खेती हमने जो की है उस खेती में टिड्डियों की संख्या जो है वो खेत से क्या है? कम है। और उन टिड्डियों को खाने वाली, ये क्या है? भोजन की एक श्रृंखला जैसी है कि ये खाने के लिए डिपेंड है एक दूसरे पे। तो यहाँ इस घास को किसने खाया? टिड्डियों ने खाया। तो घास की संख्या ज़्यादा है या अनाज की संख्या ज़्यादा है, लेकिन टिड्डियों की संख्या उस खेत की संख्या से क्या है? कम है।
अब जो टिड्डी हैं इनको कौन खा रहे हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स, यानी कि जो मेंढक हैं वो खा रहे हैं टिड्डियों को। तो जो एक मेंढक है वो 2-3 टिड्डियों को खा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि टिड्डियों को खाने वाले मेंढक की संख्या टिड्डियों से और कम है। मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है, तो सांप की संख्या और कम हो गई। और सांप को खाने वाला जो टॉप कार्निवोर्स है, यानी कि जो बाज है, उसकी संख्या और कम हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्याओं के आधार पर जब हम इसका चित्रण करते हैं तो जो संख्याएं हैं, संख्याओं के पिरामिड सीधे भी होते हैं और उल्टे भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितनी इसमें संख्याएं हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मा गति के नियमों को दर्शाता है। ऊर्जा जब एक पोषी स्तर से दूसरे पर जाती है तो उसका क्षय होता है, यानी कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जा रही है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। अतः ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड एक जीव द्वारा उपयोग की गई नई ऊर्जा की सही मात्रा पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ हमने एक पिरामिड बनाया है ऊर्जा का, जो कि क्या है? सीधा है। यहाँ पे सबसे पहले है प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स, फिर इस तरीके से टर्सरी कंज्यूमर यानी कि जो हमारा तीसरे नंबर का कार्निवोर्स आता है। तो इस प्रकार जो है हमारे ऊर्जा का पिरामिड बनता है। फिर नेक्स्ट आगे हमारे पास टॉपिक आता है जीव भार का पिरामिड, यानी कि अब जो पिरामिड बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा? जीव भार के आधार पर पिरामिड बनेगा। तो जीव भार एक विशेष समय पर प्रत्येक पोषी स्तर पर विभिन्न प्रजातियों के जीवों में कुल शुष्क भार को दर्शाता है। इसके लिए प्रत्येक पोषी स्तर के जीवों का शुष्क भार मापते हैं। जीव भार को ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। नमूने लेने के समय जीव भार की मात्रा को खड़ी फसल यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप या स्थायी जीव भार यानी कि स्टैंडिंग बायोमास कहते हैं। आमतौर पर उत्पादक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका भार जो है वो शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स जीव भार से अधिक होता है। शाकाहारियों का जीव भार मांसाहारियों के जीव भार से अधिक होता है, अतः इसका पिरामिड सीधा होता है। कभी कभी जीव भार का पिरामिड उल्टा भी होता है। जलीय परितंत्र जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं यानी पादप प्लवक, यानी ये प्राथमिक उत्पादक हैं। इनका जीवन चक्र कैसा होता है? छोटा होता है। पानी में पाई जाने वाली जो एल्गी है, जो उसके जो प्लांट्स हैं, उन सबको पादप यानी कि पेड़ पौधे, प्लवक मतलब तैरने वाले, तो ऐसे प्लांट जो कि पानी में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तो ये जलीय परितंत्र प्राथमिक उत्पादक हैं। इनका जीवन चक्र छोटा होता है अतः इनका प्रजनन भी शीघ्रता से होता है। ये एक कोशिकीय जीव हैं, इनका जीव भार अधिक नहीं होता है। इनको जीव प्लवक यानी कि जू प्लैंक्टन कहते हैं। अब जो जलीय फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे कौन डिपेंड है? जू प्लैंक्टन्स डिपेंड है। अब जू प्लैंक्टन्स भी जैसे छोटी मछलियाँ हो गई, बड़ी मछलियाँ हो गई, तो जो एल्गी है, एल्गी को कौन खा रहा है? छोटी मछलियाँ खा रही है। छोटी मछली को कौन खा रहा है? बड़ी मछलियाँ खा रही हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे भी एक परितंत्र बनता है और इसी परितंत्र के आधार पर हम क्या करते हैं? एक पिरामिड का निर्माण करते हैं। एक निश्चित समय पर जो पादप प्लवकों का जीव भार है वो शाकाहारी या अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में कम होता है। खुले सागर में सर्दी में जो पादप प्लवकों का जीव भार है अन्य उपभोक्ताओं की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। लेकिन जो बसंत ऋतु है, जो स्प्रिंग सीजन होता है, इसमें पादप प्लवकों की संख्या अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बसंत ऋतु है इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं पानी में, उनकी क्वांटिटी जो उनकी नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं तथा इनका जीव भार भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तथा इको तंत्र में वर्षा के एक समय में सीधा व दूसरे मौसम में उल्टा हो सकता है। तो जिस तरीके अब यहाँ पे भी हम जीव भार के आधार पे जो पिरामिड बनाते हैं, अगर हम वृक्ष का ही पिरामिड लें, माना हमने एक वृक्ष का ही पिरामिड लिया, ये हम एक वृक्ष बना रहे हैं, वृक्ष के पिरामिड में हम देखते हैं कि जो पेड़ है, पेड़ का जो भार है वो सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे हमने भार देखना है कि भार किसका अधिक होता है? वृक्ष का भार सबसे अधिक होता है। वृक्ष में बैठने वाली जो चिड़ियाएँ हैं उनका भार क्या होगा? वृक्ष से अधिक होगा या कम होगा? वृक्ष में बैठने वाली जो चिड़ियाएँ हैं उनका भार वृक्ष से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा।
अब जो वृक्ष में बैठने वाली चिड़ियाँ हैं, इनके शरीर में जो पाए जाने वाले टिक्स हैं, इनका भार जो है चिड़ियाओं से भी क्या होगा, कम होगा और कम हो जाएगा। तो वेट के आधार पे हम देख रहे हैं, भार के आधार पे जो है कहीं ना कहीं, अब ये हमारा पिरामिड जो वृक्ष का ही था, संख्या के आधार पे तो सीधा कैसा बना था, संख्या के आधार पे उल्टा बना था, लेकिन अब यहाँ पे भार के आधार पे जो वृक्ष का पिरामिड है वो हमारा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो हम देखते हैं कि जो ये जो भार है वृक्ष का वो सबसे अधिक, और इस तरीके से हमने ये पिरामिड बनाया। तो किसके आधार पे, भार के आधार पे जब हम पिरामिड बनाते हैं तो वृक्ष का जो भार है वो सबसे अधिक, फिर उससे कम चिड़ियाओं का भार, और उससे भी कम टिक्स का, और ये है पैरासाइट्स, और इनसे भी जो कम भार होता है वो किसका होता है, पैरासाइट्स का, हाइपर पैरासाइट्स जो होंगे उनका होगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जो जीव भार के आधार पे पिरामिड है वो हमारा कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब जो ये पिरामिड्स हैं इनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे क्या सीमाएं हैं, जो जीव एक से अधिक पोषी स्तरों से भोजन प्राप्त करते हैं उनको पिरामिडों में दर्शाना कठिन है। मृत पोषियों का इको तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इनको पिरामिडों की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ पिरामिड्स, जो जीव एक से अधिक पोषी स्तरों से भोजन प्राप्त करते हैं उनका पिरामिडों में दर्शाना कठिन है। मृत पोषियों का इको तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, इनको पिरामिड में नहीं दर्शाया जाता है। मलबा ह्यूमस ऊर्जा का स्रोत है, फिर भी इनको पिरामिडों में दर्शाया नहीं जाता है। तो ये हमने आज जो है पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में जानकारी प्राप्त की।